अध्याय 71। व्यक्तिगत ताकत की बात करें तो एक कोबोल्ड योद्धा हथियार से लैस किसी सामान्य वयस्क इंसान को शायद ही हरा पाता। हालांकि मानव रूपी बनने से कोबोल्ड योद्धाओं की शक्ति बढ़ी थी, लेकिन यही चीज उनकी घातक क्षमता को कम भी कर देती थी। चारों पैरों पर दौड़ने की लचक और अपने जानलेवा जबड़ों के काटने की ताकत खो देने के बाद दुबले पतले कोबोल्ड्स के पास न तो पर्याप्त शक्ति बची थी और न ही स्पीड। वे बस मार खाने लायक रह गए थे। बड़े गड्ढे के पास पहुंचकर अंदर फंसा हुआ वह कोबोल्ड, जो अब भी बचाए जाने का इंतजार कर रहा था, तेजस को स्तब्ध चेहरे से देखने लगा, मानो वह पूछ रहा हो, हैं, मेरा साथी कहाँ गया? क्या वो मुझे छोड़कर भाग गया? दुर्भाग्य से तेजस ने उस कोबोल्ड को, जिसकी हड्डियां गिरने से टूट चुकी थीं, सोचने का कोई मौका नहीं दिया। उसने बस अपना क्रॉसबो निकाला और एक तीर सीधे उसके माथे में दाग दिया। पुफ! 12 सदस्यों की छोटी टोली पूरी तरह खत्म हो गई। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे। कोबोल्ड योद्धा के साथ हुई नजदीकी लड़ाई को छोड़ दें तो तेजस ने केवल 11 क्रॉसबो तीरों की मदद से इस पीछे छूट गई छोटी टीम का आसानी से सफाया कर दिया। इक्विपमेंट्स और युद्ध रणनीति से पैदा हुआ अंतर केवल संख्या के बल पर नहीं मिटाया जा सकता था। क्रॉसबो वापस रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं था, उसने हुक वाली रस्सी निकाली और जमीन में गाड़ दी। रस्सी को खींचते हुए तेजस बड़े गड्ढे में कूद गया। कोबोल्ड शायद साल्टपीटर अयस्क से भरी कार को ऊपर नहीं खींच सकते थे, लेकिन तेजस के लिए यह बेहद आसान था। सबसे पहले उसने अपने स्टोरेज स्पेस में जगह खाली करने के लिए दफन बाल्टी बाहर निकाली। फिर उसने हाथ साल्टपीटर अयस्क वाली गाड़ी पर रखा। एक विचार आते ही पूरी गाड़ी का अयस्क धीरे धीरे गायब होने लगा और सब कुछ उसके स्टोरेज स्पेस में समा गया। सिर्फ 5-6 सेकंड में पूरी गाड़ी खाली हो चुकी थी। बदले में उसका स्टोरेज स्पेस पूरी तरह भर गया। दोनों बाहों में ताकत लगाकर तेजस रस्सी पकड़कर आसानी से गड्ढे से बाहर चढ़ाया और युद्धभूमि साफ करने लगा। सबसे पहले क्रॉसबो तीरों को वापस इकट्ठा करना जरूरी था, ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। 2 उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले क्रॉसबो तीर उसके लिए किसी दिव्य हथियार से कम नहीं थे। केवल उनका भयानक वैक्यूम गुण ही घात लगाकर किए जाने वाले युद्धों में चौंकाने वाला प्रभाव डाल सकता था। सावधानी से उसने तरबूज काटने वाला चाकू निकाला, कोबोल्ड जादूगर का गला चीरा और खून मांस के बीच से 2 छोटे लेकिन मजबूत क्रॉसबो तीर बाहर निकाले। तीरों पर लगे खून को देखकर तेजस ने भौहें सिकोड़ लीं और उन्हें किनारे रख दिया, ताकि खून टपक कर निकल जाए। बाकी कोबोल्ड्स में फंसे तीर निकालना आसान था। बस उनके शरीर पर पैर रखकर थोड़ा जोर लगाना पड़ता था। एक हल्का टेढ़ा हो चुका तीर चुनकर उसने गड्ढे में फेंक दिया, जबकि बाकी 8 दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे। बुरा नहीं है, एक क्रॉसबो की कीमत पर इतना फायदा। देखूं तो 3 कॉपर बॉक्स, एक लोहा का बॉक्स और एक लकड़ी का बॉक्स। लगता है जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ रही है या समय बीतने के साथ कोबोल्ड जादूगरों से सिल्वर ग्रेड बॉक्स लूटना मुश्किल होता जा रहा है। तेजस ने सिर हिलाया और कारणों के बारे में सोचते हुए बॉक्स इकट्ठा करने लगा। अगर पहला कारण था तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर दूसरा कारण सही निकला तो यह परेशानी की बात थी। समय बीतने के साथ अगर पहले का सिल्वर बॉक्स अब लकड़ी के बॉक्स में बदल गया था तो इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? क्या यह लोगों को जल्दी जल्दी राक्षस मारने के लिए मजबूर करने की कोई चाल थी? मैं तेजस हूं, नंबर 1 पैराट्रूपर रुबेन। मैं कोबोल्ड की 10 साल की उम्र के बदले एक भाग्यशाली सितारा पाने को तैयार हूं। बॉक्स खोलने के लिए कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद तेजस ने सबसे पहले सबसे घटिया लकड़ी का बॉक्स को छुआ। अच्छी चीजें आखिर के लिए बचाकर रखनी चाहिए, यह बात हर कोई समझता था। खटाक! तेजस के स्पर्श करते ही लकड़ी का बॉक्स खुल गया। वह सफेद रोशनी में बदल गया और उसी समय गेम पैनल से सूचना सुनाई दी। रिकॉर्ड, आपने लकड़ी का खजाना बॉक्स खोला। रिकॉर्ड, आपको एक बुल पावर स्ट्रिप 5 मीटर प्राप्त हुई। पावर स्ट्रिप बुरा नहीं है, काफी काम की चीज है। लकड़ी का बॉक्स गायब होते और जमीन पर गिरी पावर स्ट्रिप को देखकर तेजस ने संतोष भरे भाव से अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। जब तक लकड़ी के खजाने बॉक्स से कोई प्लास्टिक का बेकार सामान नहीं निकलता, तब तक यह जीत ही थी। पावर स्ट्रिप को एक तरफ रखकर उसने लोहे का बॉक्स उठाया
और उसे खोलना जारी रखा। रोशनी चमकी और गेम की सूचना फिर सुनाई दी। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपने लोहे का खजाना बॉक्स खोला। रिकॉर्ड। आपको एक मिक्सड फलों का सिरप वाला डिब्बा बंद फल 388 ग्राम प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड। आपको एक पीले आड़ू का सिरप वाला डिब्बा बंद फल 408 ग्राम प्राप्त हुआ। हे भगवान, यह तो कमाल हो गया। एक साथ फलों के 2 बड़े डिब्बे मिल गए। मैं तो अमीर हो गया। स्टोरेज स्पेस भरा होने के कारण जमीन पर गिरे डिब्बा बंद फलों को देखकर तेजस ने जल्दी से घबराहट में उन्हें उठा लिया। दोनों डिब्बे छोटे नहीं थे और लोहे के खजाने बॉक्स से उन्हें पाकर वह खुशी से झूम उठा। इस प्रलयकारी दुनिया में सीलबंद डिब्बाबंद खाना एक दुर्लभ विलासिता थी। स्वाद कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल यह तथ्य कि वे मानव शरीर को आवश्यक बड़ी मात्रा में विटामिन दे सकते थे उन्हें इस समय का सबसे बेहतरीन फूड पुरस्कार बनाता था। स्टोरेज स्पेस में भरी तरह तरह की चीजों को देखकर तेजस ने हल्के दर्द भरे मन से एक यूनिट लोहा बाहर निकाला और उसकी जगह डिब्बे रख दिए। 2 घन मीटर की जगह अभी भी बहुत कम है। लोहे के बिना भी काम नहीं चल सकता। सच में यह बड़ा मुश्किल चुनाव है। लोहे पर बैठते हुए तेजस ने बॉक्स खोलना जारी रखा। इस बार तीनों कॉपर खजाने बॉक्स उसने एक साथ खोलने का फैसला किया। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपने 3 कॉपर खजाने बॉक्स खोले। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपको 15 किलोग्राम चावल प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपको 250 ग्राम के 3 फुलिंग मसालेदार अचार वाली सरसों की गांठ प्राप्त हुई। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपको 3 वुड लेवल रिसोर्स डुप्लीकेशन कूपन प्राप्त हुए। रिकॉर्ड। बधाई हो, आपको एक स्टोरेज स्पेस एक्सपेंशन कूपन 0.2 घन मीटर बाउंड प्राप्त हुआ। रिसोर्स डुप्लीकेशन कूपन, स्टोरेज स्पेस एक्सपेंशन कूपन। गेम पैनल पर दिखाई दी सूचना और डॉलर के नोट जितने बड़े 4 चमकते कागज के टुकड़ों को देखकर तेजस बेहद चकित रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, 100 डिजास्टर पॉइंट खर्च करके एक्सपेंशन करने के बाद आगे इसकी कीमत और बढ़ेगी। जब यह 10 वर्ग मीटर तक पहुंचेगा तब 1,02,400 सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि भले ही मैं हर बार पहला डिजास्टर पॉइंट हासिल कर लूं, दर्जन भर आपदाओं के बाद भी इतने पॉइंट जमा करना मुश्किल होगा। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ो। अब ऐसा लगता है कि साधारण लोग भी खजाने बॉक्स खोलकर इस तरह का एक्सपेंशन कूपन पा सकते हैं। लंबी सांस छोड़ते हुए तेजस ने सीधे एक्सपेंशन कूपन को कुचल दिया। एक्सपेंशन कूपन की चमकती रोशनी के साथ अंधेरा स्टोरेज स्पेस चुपचाप 0.2 घन मीटर बढ़ गया और कुल 2.2 घन मीटर तक पहुंच गया। अब इस रिसोर्स डुप्लीकेशन कूपन का क्या? कूपन उठाकर तेजस ने उसका डिटेल्ड विवरण ध्यान से पढ़ा। खजाने बॉक्स के लेवल्स की तरह ही रिसोर्स डुप्लीकेशन कूपन भी 5 लेवल्स में बंटे हुए थे। वुड, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर खजाने बॉक्स से मिले ये 3 डुप्लीकेशन कूपन समान मात्रा में संसाधनों की कॉपी बना सकते थे। उदाहरण के लिए अभी तेजस को खजाने बॉक्स से 15 किलो चावल मिले थे। अगर वह एक डुप्लीकेशन कूपन इस्तेमाल करता तो उसके बगल में ठीक वैसी ही दूसरी बोरी प्रकट हो जाती। हालांकि यदि वह कोई ऐसा संसाधन होता जो खजाने बॉक्स से प्राप्त नहीं हुआ था, या कोई ऐसी वस्तु जिसे पहले ही खोल दिया गया हो, जैसे 15 किलो चावल की बोरी खोलने के बाद उसमें और 15 किलो चावल जोड़ना, तो उस पर डुप्लीकेशन कूपन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह नियम समझने के बाद तेजस ने एक विचार के साथ तीनों डुप्लीकेशन कूपन स्टोर कर दिए। खाने की चीज़ों की नकल बनाना बहुत फिजूल खर्ची होगी। इसके अलावा मेरे शेल्टर में इससे भी बेहतर चीज़ें हैं जिनकी कॉपी बनाई जा सकती है। अपने शेल्टर में रखी अनेक वस्तुओं के बारे में सोचते हुए तेजस मुस्कुराया। फिर उसने जमीन पर गिरी सारी चीज़ें स्टोरेज स्पेस में समेट लीं। वह खड़ा हुआ और चारों ओर पड़े मृत कोबोल्ड्स को देखने लगा। फावड़ा बुलाकर तेजस ने एक एक कोबोल्ड को फावड़े से उठाना शुरू किया और उन्हें बीच के जाल वाले गड्ढे में धकेल दिया। हालांकि इस तरह का साधारण दफन बाद में आने वाले कोबोल्ड्स को उनका पीछा करने और सुराग ढूंढने से नहीं रोक सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए यह काफी था। सभी कोबोल्ड्स को दफनाने और जगह साफ करने में लगभग आधा घंटा लग गया। इसके बाद तेजस ने कोबोल्ड्स के सेंटिनल टॉवर की ओर अपने कदम तेज कर दिए। अब जबकि उनकी एक टोली मर चुकी है, देखते हैं क्या कोबोल्ड बारी बारी से मेरा शिकार करने आते हैं। अध्याय 72।
उजाड़ दुनिया का नियम, अपने प्रति और राक्षसों के प्रति निर्दयी बनो, लेकिन अपने लोगों के लिए, जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मैं उनका एहसान जरूर चुकाऊंगा, और जो मेरे साथ बुरा करेंगे या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनसे मैं 10 या 100 गुना बदला लूंगा। जंगली घास से ढकी पहाड़ी पर लेटा हुआ तेजस आराम से मृत लोगों के प्राइवेट मैसेज चैनल में सर्वनाश के बाद जीवित रहने के नियमों का संस्करण 2.0 लिख रहा था। इस समय मृत लोगों के 3 मुख्य प्राइवेट मैसेज चैनल थे। एक डायरी लिखने के लिए, दूसरा जीवित रहने के नियम दर्ज करने के लिए, और तीसरा संसाधनों की प्राप्ति का हिसाब रखने के लिए। मैं अपनी ताकत आजमा चुका हूं। 3 कोबोल्ड योद्धाओं से लड़ने में मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऊपर से मेरे पास आर्मर भी है। इससे मेरे पास गलती की पर्याप्त गुंजाइश रहेगी। जब ऐसे मामलों से निपटना हो जिनमें थोड़ा कट्टर तरीका अपनाना पड़े, तो शायद मुझे और अधिक साहसी और निडर होना चाहिए। बड़बड़ाते हुए तेजस ने फिर 2 और बातें लिख डालीं। लोगों का बदलना तय था। प्रलय की दुनिया में फैली क्रूरता और निर्दयता का सामना करते करते अच्छे दिल और आस्था वाला इंसान भी धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देता और केवल जीवित रहने के लिए जानवर जैसा बन जाता। तेजस ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था, शाब्दिक अर्थों में भी नहीं। कम से कम वह मैगू से हारना नहीं चाहता था, जिसने 400 दिनों तक अपने मूल स्वभाव को खोए बिना संघर्ष किया था। तेजस की प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति ने उसे अपने भविष्य के सिद्धांतों की सूची में एक और नियम जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके पास ओरियो भी लंबे समय बाद धूप सेंकने का आनंद ले रही थी। लेकिन मेरी छोटी ओरियो, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो हम बाहर आए हैं और तुम्हें पहले ही नींद आ रही है। इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? कोबोल्ड किले के कसकर बंद दरवाजों को देखते हुए तेजस बस पलटा, लेट गया और अपना सिर ओरियो के पेट पर रख दिया। तेजस का स्पर्श महसूस करके ओरियो हल्के से भौंकी, फिर आंखें बंद कर दोबारा धूप सेंकने लगी। उसे इतना सुस्त देखकर अगर तेजस को यह यकीन न होता कि वह पूरी तरह ठीक है और उसने पिछले कुछ घंटों में कुछ खराब नहीं खाया, तो वह सोचता कि वह गंभीर रूप से बीमार है। ठीक है, अभी तुम सो जाओ। आज वैसे भी कुछ करने को नहीं है। हम बस यहां पहरा देंगे। अगर वे बाहर आए तो उनका डिलीवरी पैकेज स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं आए तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। ओरियो को अपनी बात अनसुनी करते देख तेजस ने मजबूर होकर करवट बदली और हाथ सिर के नीचे रखकर चुपचाप लेट गया, उजाड़ दुनिया के नीले आसमान को निहारते हुए। लगता है जैसे सदियों बाद मुझे ऐसा शांत और आरामदायक माहौल मिला है। असल में अगर लगातार आपदाएं न आती तो यहां रहना काफी दिलचस्प होता। कम से कम मैं और मजबूत तो हो गया हूं। यह सोचकर तेजस के होंठों पर मुस्कान आ गई। किसी इंसान का आत्मविश्वास और आकर्षण उसकी दृष्टि और शक्ति का सीधा परिणाम होता है। अपने पिछले जीवन में वह मिस्टिक सिटी के एक ऑफिस में काम करता था। वहां खून खराबा तो नहीं था, न ही बॉस की साजिशें या सहकर्मियों द्वारा मारपीट और फंसाने जैसी घटनाएं होती थीं, लेकिन फिर भी उस जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता पाना असंभव था। हर दिन जब वह मिस्टिक सिटी के उस छोटे से 120 वर्ग फुट के कमरे में लौटता और उसकी फीकी पीली छत को घूरता, तो तेजस हमेशा सोचता था कि अगर कभी सचमुच प्रलय आ गई तो शायद वह इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। दुर्भाग्य से जब सच में कुछ उल्काएं पृथ्वी की ओर उड़ती हुई आईं, तो सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अपर क्लासेस के लोग भी घबरा गए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर पृथ्वी पर एक के बाद एक विशाल शेल्टर बनाए जाने लगे। युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुकी देश की मशीनरी भी असाधारण रूप से भयावह थी। हर इंसान एक ऐसे पुर्जे या स्क्रू में बदल चुका था जिसे कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता था। इसी कारण अंतिम बड़े पलायन का समय आने तक तेजस अपने घर लौटने का टिकट भी नहीं ले पाया। जब उसने फोन पर अपने माता पिता की चिंतित आवाज सुनी तो वह केवल आत्मविश्वास का दिखावा करते हुए उन्हें सांत्वना दे सका। पापा माँ, डर किस बात का है? ये बस एक उल्का है, कोई एलियन आक्रमण नहीं। पृथ्वी इतनी बड़ी है, क्या ये सच में इसे पूरी तरह तोड़ सकती है? इस पर उसके पिता हमेशा अनुभवी और जानकार व्यक्ति का रूप धारण कर डांटते हुए कहते, तुम जैसे बच्चे कुछ नहीं जानते। जब मैं विस्फोटक दस्ते में काम करता था तब मैंने एक महान वैज्ञानिक की क्लास अटेंड की थी। उन्होंने काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के प्रभाव के संबंध के बारे में बताया था। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो।
मैं तुम्हारी माँ और बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। अगर तुम खुद का ध्यान रख सको तो तुम्हारी माँ और मुझे चैन मिलेगा। और हमेशा की तरह उसकी माँ बीच में बोल पड़ती, याद रखना, ज्यादा कपड़े साथ ले जाना। शेल्टर पहले ही घोषणा कर चुका है कि वे सिर्फ खाना और पानी देंगे, तुम्हारे निजी सामान की कोई चिंता नहीं करेगा। कभी कभी उसकी छोटी बहन भी शरारत से बोल पड़ती, भैया आप हमारी चिंता मत करो, हम ही तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम तो पुराने जमाने के गीक हो। इस हालत में हमें 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे से न मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब वो समय आए तो अपने साथ भाभी को घर लाना, लेकिन मुझे भतीजा मत देना। मैं अभी बुआ बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तेजस बार बार उन दोनों बुजुर्गों की सलाह को याद करने लगा। आसमान की ओर देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने पिता की गंभीरता के पीछे छिपी हल्की शरारती मुस्कान देख पा रहा हो, और अपनी माँ की वे आंखें जो हमेशा खुश दिखाई देती थीं, लेकिन उनमें चिंता की हल्की झलक भी रहती थी। पापा, माँ, सब कुछ बेहतर होगा। चाहे मैं हूं, हम हों या पूरी पृथ्वी के लोग, जब तक हम जीना चाहते हैं कोई ना कोई रास्ता हमेशा रहेगा। अपने सूखे होठों को चाटते हुए तेजस ने खाली हवा में हाथ हिलाया और सुबह पकाया हुआ बिस्किट पेस्ट निकालकर ओरियो के साथ बांटकर खाने लगा। खाने को छोड़ दें तो अब उसके पास प्रतिदिन 7 लीटर साइकिक एनर्जी वाला पानी निश्चित रूप से उपलब्ध था। हालांकि वह भोजन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया था, लेकिन कम से कम साइकिक एनर्जी वाला पानी लगातार मिलता रहता था। उसने पानी निकाला और लगभग 300 मिलीलीटर पी लिया। फिर मुड़कर ओरियो का मुंह खोला और बचा हुआ पानी उसमें डाल दिया। एक विचार के साथ उसने पानी की बोतल वापस रख ली। फिर वह एक बार फिर शांत पड़े कोबोल्ड किले की ओर देखने लगा। तेजस उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जिस पहाड़ी पर वह था वह किले से लगभग 500 मीटर दूर थी। सावधानीपूर्वक अनुमान के अनुसार वॉच टावर पर मौजूद कोबोल्ड्स की निगरानी सीमा लगभग 200 से 300 मीटर होनी चाहिए थी। बेशक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उन कोबोल्ड्स ने असाधारण दृष्टि या अन्य संवेदनशील क्षमताएं विकसित कर ली हों। इसीलिए तेजस ने तय किया कि सूर्यास्त से पहले वह उनकी निगरानी सीमा की जांच करेगा। ओरियो को नीचे झुककर रहने का इशारा करते हुए तेजस खुद भी झुक गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सूरज की स्थिति देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि शाम के 5 बजे थे। उजाड़ दुनिया में रात हमेशा देर से आती थी और सूरज लगभग 7:30 बजे क्षितिज के पीछे डूबता था। इस समय धूप भी ज्यादा तेज नहीं थी। इसलिए जब वह वॉच टावर से लगभग 400 मीटर दूर पहुंचा तो तेजस आखिरकार कमांडो क्रॉल में बदल गया और जमीन पर खुद को घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लोहे के आर्मर और फाइटर पोशाक का वजन दौड़ते समय महसूस नहीं होता था, लेकिन इस स्थिति में वह थोड़ा भारी लग रहा था। 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद वह वॉच टावर से 300 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। तेजस ने सिर उठाकर ऊपर देखा। इस समय ऐसा लग रहा था कि टावर के दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ा कोबोल्ड उसकी दिशा में घूर रहा है। फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह पकड़ा गया है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोबोल्ड वैसे भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आर्मर के अंदर तेजस हल्का सा हंसा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 280 मीटर, 250 मीटर, 230 मीटर, 150 मीटर। मानव आंख की कोणीय विभेदन क्षमता लगभग 0.0003 रेडियन होती है और 150 मीटर की दूरी पर यह लगभग 4 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। इतनी कम दूरी पर और अब पहले से बेहतर हो चुकी अपनी दृष्टि के कारण तेजस को दूरबीन की भी जरूरत नहीं थी कि वह वॉच टावर में मौजूद कोबोल्ड के चेहरे के भावों को धुंधला सा देख सके। क्या ये सच में ऊँघ रहा है? क्या ये मुझे किसी काल्पनिक लड़ाई में उलझाने की कोशिश कर रहा था? उसने स्टोरेज स्पेस से दूरबीन निकाली और आंखों के सामने लगा ली। इस बार तो चेहरे के भाव ही नहीं, तेजस यह भी देख सकता था कि कोबोल्ड की पुतलियां बड़ी हैं या छोटी, और उसके होंठों के काले धब्बे बाईं ओर हैं या दाईं ओर। वॉच टावर वाले कोबोल्ड की पुतलियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी सिलियरी मांसपेशियां ढीली थीं। एक नज़र में ही तेजस समझ गया कि मामला क्या है। यह वही गुप्त कला थी जिससे अनगिनत हाई स्कूल छात्र ईर्ष्या करते थे। आंखें खुली रखकर सोना। ये बूढ़ा कोबोल्ड तो सच में कमाल का है। 5-6 मिनट और निरीक्षण करने के बाद उसने किले की अन्य कमजोरियों, द्वार के आकार और बाकी विवरणों को भी ध्यान से देखा।
फिर तेजस ने दूरबीन वापस रखी और उसकी जगह इलेक्ट्रिक क्रॉसबो निकाल लिया। उसने स्विच दबाया और क्रॉसबो के सेल्फ टेस्ट चेक के पूरा होने का इंतजार किया। धीरे धीरे उसने अपनी मुद्रा बदली। पेट के बल लेटे रहने की बजाय वो एक घुटने के बल बैठ गया। ऐसा करते हुए उसने क्रॉसबो उठाई और निशाना साधा। स्कोप के अंदर उसे दिखा कि वॉच टॉवर वाला कोबोल्ड अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तेजस के होठों पर मुस्कान उभर आई। अच्छे बच्चे सोते रहो। उसने ट्रिगर दबा दिया। एक काला तीर हवा को चीरता हुआ पल भर में कोबोल्ड की नाजुक खोपड़ी के आर पार हो गया। नीले आसमान के बैकग्राउंड में 1 फुट ऊंचा खून का फव्वारा उछल पड़ा। लगभग उसी समय कोबोल्ड किले की गहराइयों से खतरे की घंटी बज उठी और जोरदार भौंकने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। विशाल किले से उठने वाला भयावह शोर ऐसा लग रहा था मानो कम से कम 1000 कोबोल्ड एक साथ गरज रहे हों। इतने सारे कोबोल्ड्स के सामने उसके पास अगर ऑटोमेटिक राइफल भी होती तब भी वह उनका सामना नहीं कर पाता। भागो! क्रॉसबो समेटते हुए तेजस ने छिपने की कोई कोशिश नहीं की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। अध्याय 73। वॉच टॉवर वाले कोबोल्ड की मौत मानो उबलते तेल से भरी कड़ाही में पानी की एक बूंद गिरने जैसी थी। पूरे कोबोल्ड किले में तुरंत हड़कंप मच गया। वू वू वू। उसकी मौत ने निगरानी सिस्टम को सक्रिय कर दिया और खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं, जिनकी गूंज पूरे उजाड़ मैदान में फैल गई। चिल्लाहटों से धरती कांप उठी। हजारों कुत्तों जैसी हावल की आवाजें गूंजने लगीं। क्रोध और आक्रोश की गर्जनाएं बादलों को चीरती हुई ऊपर उठीं। जंगली घास से भरे मैदान में दौड़ते हुए तेजस ने पीछे मुड़कर देखा और भी ज्यादा चौंक गया। कोबोल्ड किले का केंद्रीय द्वार पूरी तरह खुल चुका था और उसकी आंखों के सामने सैकड़ों कोबोल्ड छोटे दरवाजे से बाहर उमड़ते चले आ रहे थे। उन्होंने दूर भागते हुए तेजस को देख लिया था। कोबोल्ड जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ाए लंबे डग भरने लगे और पीछा शुरू हो गया। धत्तेरे की, क्या मैंने सच में बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया? तेजस गालियां बकते हुए और तेज दौड़ने लगा। इस समय उसे अपने जूतों को अपग्रेड करने का फैसला बेहद सही लग रहा था। पैरों की उंगलियों से एड़ी तक शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं, जो हर कदम की स्पीड को बढ़ा रही थीं और अगले कदम को और हल्का व तेज बना रही थीं। हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो पीछे एक छोटा गड्ढा बन जाता। तेजस ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना तेज दौड़ सकता है और कोबोल्ड्स ने भी नहीं सोचा था कि तेजस इतना तेज भागेगा। पहाड़ी पर सो रही ओरियो भी इस गर्जना से जाग गई और स्लीपी आंखों से ऊपर देखने लगी। अगले ही पल उसके काले सफेद चेहरे पर इंसानों जैसी हैरानी और उलझन उभर आई। आऊ! पहाड़ी पर खड़ी ओरियो ने लंबी हौल भरी, मानो वह कह रही हो, धत्तेरे की, ये तेजस तो बहुत ही खतरनाक निकला। ओरियो की नज़र में दोनों पक्षों के बीच एक रेस चल रही थी। सबसे आगे वाले कोबोल्ड तेजस से लगभग 400 मीटर दूर थे, लेकिन अगला दृश्य और भी ज्यादा अतिरंजित था। सबसे आगे वाले कोबोल्ड्स के पीछे 50 मीटर से अधिक दूरी पर कोबोल्ड्स का एक और झुंड था। और इतना ही नहीं, छोटे दरवाजे से लगातार कोबोल्ड्स की बाढ़ निकलती जा रही थीं। उनकी निगाहें तेजस पर टिकी थीं और वे भी पीछा करने लगे। ओरियो, बेवकूफ कुतिया, भागो! ओरियो को अब भी पहाड़ी पर शान से खड़े देखकर तेजस ने हाँफते हुए चिल्लाकर कहा। अगले ही क्षण अनगिनत कोबोल्ड सेना के पीछा करने वाले लक्ष्य 2 हो गए, एक इंसान और एक कुत्ता। 500 कोबोल्ड। कभी वे गड्ढों में पैर फंसा लेते तो कभी ऊंची ढलानों पर चढ़ने के लिए हाथ पैर दोनों का सहारा लेना पड़ता। एक्सप्लोरेशन टीम वाले कोबोल्ड्स की तुलना में किले के कोबोल्ड योद्धा स्पष्ट रूप से ज्यादा ताकतवर और बेहतर शारीरिक स्थिति में थे। दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगातार घट रही थी। 380 मीटर, 350 मीटर, 300 मीटर। भौं, हाँफ, भौं, हाँफ। सबसे आगे दौड़ रहे कुछ कोबोल्ड्स के चेहरों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उन्हें लग रहा था कि 1-2 मिनट में वे सामने भाग रहे इस घुसपैठिए को पकड़ लेंगे और उसके शरीर में पत्थर का भाला घोंपकर उसे वापस किले में ले जाएंगे, जहां उसे अच्छी तरह यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन भौं, भौं, भौं। उन्होंने देखा कि वह घुसपैठिया अचानक एक लोहे के खोल पर बैठ गया। अगले ही पल उस लोहे के खोल से काला धुआं निकलने लगा और वह भयावह गति से दोनों पक्षों के बीच की दूरी बढ़ाने लगा।
यह गति देखकर अपने चरम समय का कोबोल्ड भी केवल आह भर सकता था, और ये तो वैसे भी 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पीछा कर चुके थे। दोनों पक्षों के बीच तेजी से बढ़ती दूरी देखकर कोबोल्ड्स की टोली रुक गई। उनके चेहरों पर इंसानों जैसी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोहे का खोल बिना किसी जानवर द्वारा खींचे इतनी तेजी से कैसे चल सकता है। ऊंची ढलान पर और भी अधिक कोबोल्ड खड़े हो गए और उस पीली धूल के तूफान को दूर जाते हुए देखने लगे, जिसे उस लोहे के खोल ने उठाया था। खामोशी, पूरी पहाड़ी पर खड़े सभी कोबोल्ड्स की खामोशी, गरज, उजाड़ मैदान में तेजी से दौड़ते तेजस और ओरियो की गरज, वूहू, हा हा हा, भौं भौं, तुम जैसे बेवकूफ मुझे पकड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें दादाजी तेजस के इस अनमोल घोड़े की रफ्तार नहीं दिख रही? एक पैर एक्सेलरेटर पर रखे हुए, चेहरे पर तेज हवा के थपेड़े खाते हुए तेजस जोर से हंस रहा था। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे थे। इंसान मशीनों की शक्ति का उपयोग करके इन तथाकथित काल्पनिक जीवों के सामने ऐसा जादू कर सकते थे जो केवल इंसानों के लिए संभव था। डीजल उसका खून था, इंजन उसका दिल, और पहिए उसके पैर। उसकी शक्ति ही उसकी वायु जादू थी। ढलान से नीचे उतरते समय उछलती हुई बग्घी की गति 65 गज प्रति सेकंड तक पहुंच गई। घूमती हुई धूल को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसे किसने उड़ाया था। उससे पहले ही बग्घी की परछाई उसे पीछे छोड़ चुकी थीं। क्षितिज पर डूबते सूरज की ओर बढ़ते हुए तेजस एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और गाड़ी रोक दी। पीछे वाले हिस्से में ओरियो अब भी खड़ी थी। हवा उसके बालों को पीछे की ओर उड़ा रही थी, जिससे वह बेहद फुर्तीली और बेफिक्र दिखाई दे रही थी। सिर घुमाकर उसने पहाड़ी की चोटी पर घनी भीड़ में खड़े कोबोल्ड्स को देखा। तेजस के दिल में गर्व की लहर उठी। अपनी मध्यमा उंगली उठाकर उसने उनकी दिशा में जोर से चिल्लाया, कुत्तों, एक दिन तुम्हारा दादाजी तुम्हारा पीछा करेगा। उस दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रीढ़ वाला इंसान किसे कहते हैं। उसकी ऊंची आवाज हवा में गूंजती हुई दूर तक फैल गई। यह पता नहीं चला कि तेजस के रुकने की वजह से या उसकी बात सुनकर, लेकिन पहाड़ी पर खड़े कोबोल्ड जोर जोर से भौंकने लगे। उनका अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रहे हों, आ जाओ। कुछ और देर तक देखने के बाद तेजस झुककर बग्घी में बैठ गया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जब तक वह पहाड़ी जहां कोबोल्ड खड़े थे दूर जाकर चींटियों जितनी छोटी नहीं दिखने लगी, तब तक तेजस ने गाड़ी नहीं मोड़ी। फिर वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ गया। इस यात्रा में उसने पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर ली थी और उसका स्टोरेज स्पेस भी पूरी तरह भर चुका था। यह सचमुच एक शानदार फसल थी। लगभग 40 गज प्रति सेकंड की स्पीड बनाए रखते हुए तेजस सूर्यास्त से पहले सफलतापूर्वक शेल्टर नंबर 2 तक लौट आया। उस स्थान से उसके अपने शेल्टर तक पहुंचने में केवल 3 से 5 मिनट और लगने वाले थे। ओरियो को भी समझ आ गया कि वे अपने क्षेत्र में लौट आए हैं। वह धीरे धीरे सिसकारी जैसी आवाजें निकालने लगी। जैसे जैसे वे करीब आते गए वह और उत्साहित होती गई। उसकी आवाज कई बार बदलती रही। प्रलय के इस उजाड़ संसार में ऐसा मजबूत शेल्टर होना सच में शानदार है। जब उसने बग्घी को शेल्टर के द्वार के सामने रोका और असाधारण रूप से मजबूत पत्थर की दीवार को देखा तो उसके दिल में भावनाओं की लहरें उठने लगीं। तो क्या हुआ अगर वह एक किला था? प्राकृतिक आपदाओं के सामने वह भी एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके विपरीत जैसे जैसे अंडरग्राउंड शेल्टर और गहरा होता जाएगा वह किले से कहीं अधिक सुरक्षित बन जाएगा। हालांकि अगली बार बाहर जाते समय हेलमेट जरूर ले जाना चाहिए। इस बग्घी से उड़ने वाले छोटे पत्थर मेरे सिर में बहुत लगते हैं। तेजस मुस्कुराया और अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। जब उसने देखा कि ओरियो के शरीर पर भी उड़ते कंकड़ों की मार के निशान थे तो उसने सिर हिला दिया। उजाड़ मैदान में गाड़ी चलाते समय वह ज्यादातर बाधाओं से बच सकता था, लेकिन जिस बग्घी का निचला हिस्सा लगभग जमीन को छूता था उसमें बिना किसी शीशे या सुरक्षा आवरण के सफर करना असुविधाजनक होना तय था। ओरियो को नीचे उतारकर और बग्घी को साधारण गैरेज में वापस खड़ा करके तेजस शेल्टर के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। कल मुझे कोई बड़ा ताला बनाने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो हर बार अंदर बाहर होने के लिए पिछले दरवाजे से ही आना जाना पड़ेगा, और पीछे का दरवाजा बिना ताले के छोड़ना भी काफी खतरनाक है। भारी पत्थर की पटिया उठाकर उसने ओरियो को शेल्टर के अंदर भेजा। फिर चारों ओर एक बार और नजर दौड़ाई। उसके बाद खुद
अंदर घुसकर पत्थर की पटिया बंद कर दी। टक टक टक। बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क ने आवाज सुन ली और तेजी से भागते हुए बाहर आ गए। वे उस जगह कतार में बैठ गए जहां से वे पिछले दरवाजे से निकले थे। तेजस को देखते ही उन्होंने अपनी छातियां फुला लीं और उसके चारों ओर घूमने लगे। ठीक है, मैं वापस आ गया। भूख लगी है क्या? कल्चर मीडियम पर उभरे कुछ छोटे क्रिस्टल देखकर तेजस समझ गया कि बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क के इस व्यवहार का मतलब क्या था। वे यहां अपना क्रेडिट लेने आए थे। हाँ, लिटिल स्पार्क के सिर पर हाथ फेरते हुए और दोनों छोटे चूजों को बाहों में उठाकर तेजस लिविंग रूम की ओर चला और लाइट जला दी। अंधेरा शेल्टर अचानक रोशनी से भर उठा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पृथ्वी के युग में काम पर जाने के बाद रात को अपने कमरे में लौटना। उस क्षण उसके भीतर अतुलनीय शांति और सुकून की भावना उमड़ पड़ी। सल्फर, साल्टपीटर और बस 12 दिन बाकी। कोबोल्ड जानवरों, बस इंतजार करो। अध्याय 74। अरे छोटे दोस्तों, इतना बेचैन मत हो। पहले मुझे आज की लूट का हिसाब तो बना लेने दो। हा हा। कुछ देर बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क के साथ खेलने के बाद तेजस ने दोनों चूजों को जमीन पर रखा और ओरियो को उनके साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर वह बड़े कदमों से स्टोरेज एरिया की ओर गया और सामान बाहर निकालने लगा। सबसे पहले बाहर आया साल्टपीटर का वह विशाल टुकड़ा जिसने पूरे स्टोरेज स्पेस को भर दिया था। साल्टपीटर मिनरल्स बेहद शुद्ध थे और इन्हें लगभग किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। इन्हें सीधे पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर कोई युद्धप्रिय व्यक्ति इन्हें देख लेता तो खुशी से पागल हो जाता। तेजस ने उस स्टोरेज एरिया को देखा जो पहले ही सल्फर से भरा हुआ था, इसलिए मजबूर होकर उसे साल्टपीटर मिनरल्स मेहमानों वाले कमरे में रखने पड़े। साल्टपीटर की गंध सल्फर जितनी तीखी नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह प्राकृतिक साल्टपीटर खान से निकाला गया था। हल्की सी कड़वी गंध के अलावा इसकी कोई खास महक पहचानना मुश्किल था। इन साल्टपीटर मिनरल्स का वजन लगभग 150 किलोग्राम से 250 किलोग्राम होगा। लगता है अभी काफी समय तक मुझे इसके लिए दूसरी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तेजस ने सारे साल्टपीटर मिनरल्स को एक साफ ढेर में जमा किया और संतुष्टि से सिर हिलाया। गिलहरी की तरह बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करने का आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अब उसे सिर्फ थोड़ा सा कोयला चाहिए था। सही अनुपात में सब कुछ मिलाकर वह बारूद बना सकता था। अगर खाने की बात करें तो यह 15 किलो चावल की बड़ी बोरी उस चिंता को काफी हद तक खत्म कर देगी। और ये 2 डिब्बे बंद खाना भी हैं। अगर मैं इन्हें धीरे धीरे खाऊं तो पूरे 1 महीने तक खाने की कोई समस्या नहीं होगी। तेजस ने अपने जुटाए हुए जीवित रहने के सामान निकाले और चावल की बड़ी बोरी चूल्हे के पास ले गया। पिछले कुछ दिनों से वह ब्रेड सूप और बिस्किट पेस्ट खा रहा था। शुरुआत में ये चीजें कुछ बार खाने तक ठीक लगी थीं, लेकिन एक ही स्वाद बार बार मिलने से वे अब बेस्वाद लगने लगी थीं। चावल को देखते ही उसके पेट से गुर्राने की आवाज आने लगी और उसके मुंह में पानी भर आया। एक सामान्य व्यक्ति आमतौर पर लगभग 100 ग्राम चावल खाता था, यानी 500 ग्राम चावल लगभग 3 पूरे दिनों तक चल सकता था। बेशक तेजस जैसे इंसान के लिए, जिसकी शारीरिक ताकत तेजी से बढ़ रही थी, रोज की मेहनत उसे लगातार भूखा रखती थी। पेट भरने के लिए उसे कम से कम 150 से 200 ग्राम चावल खाने पड़ते। यह अजीब है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? अगर हर पीतल खजाना संदूक में सचमुच एक इंसान के लिए पूरे महीने का चावल या खाना होता तो शुरुआती चरण में किसी को खाने की कमी नहीं होती। साइकिक एनर्जी वाले पानी से चावल धोते हुए तेजस मन ही मन स्थिति का विश्लेषण करने लगा। अगर उसकी किस्मत थोड़ी और अच्छी होती और उसे 2 बोरी चावल मिल जाते तो सही तरीके से राशन बांटकर वह 2 से 3 महीने तक आराम से चल सकता था। हालांकि यह साफ था कि उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी। बहुत सारे लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। कुछ तो अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों की छाल तक नोच कर खा रहे थे और मिट्टी निगल रहे थे। अभी फैसला करना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त उदाहरण नहीं हैं। शायद मेरी किस्मत ही बेहतर है, तभी मुझे हमेशा अच्छी चीजें मिल जाती हैं। इस अस्थायी रूप से अनसुलझे सवाल को उसने दिमाग के पीछे धकेल दिया और चावल को गर्म हो रही कड़ाही में डाल दिया। फिर वह चूल्हे के सामने बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रिक राइस कुकर नहीं भी था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कड़ाही में लकड़ी की आग पर पारंपरिक तरीके से पकाया गया चावल
और भी ज्यादा सुगंधित बनता था। पहले उसने कड़ाही में चावल पकाया जब तक कि बीच का सख्त हिस्सा लगभग नरम नहीं हो गया। फिर उसने पानी की सतह के ठीक ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन रखा। उसने ध्यान से चावल को उस लकड़ी के ढक्कन पर बराबर फैला दिया और फिर दूसरे लकड़ी के ढक्कन से पूरी कड़ाही को ढक दिया। करीब 10 मिनट बाद कड़ाही के अंदर से पकते हुए चावल की बढ़ती हुई सुगंध आने लगी। तेजस खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। पृथ्वी के सभ्य युग में एक कटोरा चावल कोई खास चीज नहीं थी। अगर कोई बुफे में जाता तो 10 या 20 कटोरे चावल मांग लेता और कोई आंख तक नहीं झपकाता। लेकिन इस प्रलयकारी उजाड़ दुनिया में यह खुशबू किसी को भी रुला सकती थी, यहां तक कि तेजस जैसे इंसान को भी, जो सैकड़ों और हजारों कोबोल्ड्स का सामना करते समय भी नहीं घबराता था। चिपचिपी और सुगंधित खुशबू जो पूरे शरीर को प्रत्याशा से कस देती थी और सिर की त्वचा तक में झुंझुनी पैदा कर देती थी, भाप के साथ बाहर निकलते हुए और भी गहरी होती जा रही थी। यहां तक कि बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क के साथ खेल रही ओरियो भी इस खुशबू के सामने हार गई। ओरियो, जिसके चेहरे पर हमेशा चमकती और साफ अभिव्यक्ति रहती थी, अचानक स्तब्ध होकर कड़ाही से उठती सफेद भाप को घूरने लगी। दोनों चूजों की सूंघने की क्षमता थोड़ी कमजोर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने भी चावल की खुशबू महसूस कर ली। इस उजाड़ दुनिया के बेचारे जीवों ने पहले कभी ऐसी स्वादिष्ट चीज की खुशबू नहीं सूंघी थी। ओरियो, बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क, शायद इन तीनों की भोजन संबंधी शब्दावली में कभी चावल नाम की चीज थी ही नहीं। ओरियो ने बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क की नकल करते हुए कड़ाही के सामने कतार में बैठना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उम्मीद से तेजस की ओर देख रही थी कि शायद वह कुछ खाने को उसकी तरफ फेंक दे। हालांकि इन तीनों छोटे साथियों ने अब भी अपनी इंद्रियों की असली सीमा का अनुभव नहीं किया था। जैसे ही तेजस ने भाप छोड़ते चावल को ठंडा होने के लिए एक तरफ रखा, उसने दूसरी कड़ाही में तेल डाला। तेल गर्म होने लगा और उसकी सुगंध भी बाकी खुशबुओं में मिल गई। उसने अचार वाले सरसों के साग का एक पैकेट खोला। जैसे ही उसने पूरे 250 ग्राम अचार को कड़ाही में डाला, खट्टी मीठी और हल्की तीखी सुगंध का एक घना झोंका बाहर निकला, जिसने चावल की खुशबू को पूरी तरह दबा दिया। 3 या 5 सेकंड बाद तेजस ने बगल में रखा लकड़ी का ढक्कन उठाया और सारा चावल कड़ाही में डाल दिया। फिर वह उसे चलाकर भूनने लगा। स्विश स्विश। जब भी तेजस के हाथ ऊपर उठते, तीनों छोटे साथियों की आंखें भी ऊपर उठ जातीं, और जब उसके हाथ नीचे आते तो वे भी तुरंत सिर नीचे झुका लेते, कभी कभी तो लगभग जमीन को छू लेते। शुरू से अंत तक ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कड़ाही ही शेल्टर के चारों निवासियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर रही हो। आखिरकार चावल का हर दाना अचार के मसाले से पूरी तरह ढक गया। उसे उठती खुशबू इतनी अद्भुत थी कि प्रलय में जी रहे लोग उसे सूंघकर खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाते। हो गया खाने का समय। जैसे ही उसने हो गया कहा, ओरियो की दोनों पिछली टांगें तेजी से जमीन पर धक्का देने लगीं और वह चारों पैरों पर उछलती हुई उसकी ओर दौड़ी। बिजली जैसी रफ्तार से वह अपने खाने का कटोरा मुंह में दबाए तेजस के सामने पहुंच गई। बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क ने भी उसकी नकल की। वे लगातार सिर हिलाकर इशारा करने लगे कि तेजस उनका हिस्सा जमीन पर रख दे। वे एक भी दाना छोड़े बिना सब खत्म कर देते। तीनों के लालची चेहरे देखकर तेजस ने उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। उसने सबसे पहले ओरियो को 3 बड़े चम्मच भरकर दिए और फिर बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क के लिए एक छोटा चम्मच। बाकी बचा हुआ हिस्सा उसने अपने कटोरे में डाल लिया। गल्प गल्प। अगले ही पल पूरे शेल्टर में केवल भूख से टूटकर खाने की आवाजें गूंजने लगीं। बीच बीच में किसी के बहुत तेजी से खाने के कारण खांसने की आवाज भी सुनाई दे जाती। करीब 500 ग्राम चावल से बना भोजन तेजस ने अकेले ही खत्म कर दिया। साथ में 300 से 400 मिलीलीटर साइकिक एनर्जी वाला पानी भी पी लिया। यह दृश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई प्रलयकारी उजाड़ दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। बस एक चीज की कमी थी, तेजस के सिर पर गौरमे डायरी लिखे होने की। कड़ाही में बचा हुआ जला हुआ कुरकुरा चावल भी उसने ओरियो के कटोरे में डाल दिया। फिर तेजस उठकर सामान रखने वाले स्टोर रूम की ओर चला गया। इस बार वह डिब्बा बंद पीले आड़ू निकालने गया था। उसने आसानी से डिब्बा खोला और चॉपस्टिक से फल का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। तुरंत ही फल की अद्भुत सुगंध उसके मुंह में फैल गई।
जैसे ही उसने पीले आड़ू को काटा, उसके गूदे से निकली ताजगी भरी खटास पूरे मुंह में पीले आड़ू की सुगंध के साथ भर गई। वह आनंद लेते हुए फल का टुकड़ा निगल गया। फिर जब उसने तीनों छोटे साथियों की उम्मीद भरी निगाहें देखीं, तो उसने एक और टुकड़ा ओरियो को दिया। उसके बाद आधा टुकड़ा काटकर बिग स्पार्क और लिटिल स्पार्क में बांट दिया, जबकि बाकी आधा खुद खा लिया। डिब्बे में बचे हुए पीले आड़ुओं को उसने अफसोस भरी नजर से देखा, फिर मुड़कर डिब्बे को कसकर बंद किया और वापस स्टोर रूम में रख दिया। इस समय डिब्बा बंद खाना एक स्ट्रेटेजिक संसाधन माना जा सकता था। उसे खाना कोई साधारण आनंद नहीं, बल्कि विलासिता थी। रोज सिर्फ एक टुकड़ा फल ही उसे पर्याप्त विटामिन देने के लिए काफी था। ये 2 डिब्बे शायद बिना किसी समस्या के पूरे 1 महीने तक चल सकते थे। उस क्षण तेजस पूरी तरह समझ गया कि पर्याप्त भोजन जमा होने से मिलने वाली सुरक्षा की भावना कैसी होती है। खैर, आज का साल्टपीटर इकट्ठा करने का मिशन पूरा माना जा सकता है, बल्कि हमने लक्ष्य से भी ज्यादा हासिल कर लिया। खाने पीने के बाद अब काम का समय था। तेजस ने आराम नहीं किया और तुरंत साल्टपीटर का एक छोटा टुकड़ा उठाकर वर्क मेज पर रख दिया। हालांकि इसकी शुद्धता काफी ऊंची है, लेकिन अगर संभव हो तो इसे और शुद्ध करने की कोशिश करना बेहतर होगा। शायद जब इसकी गुणवत्ता और अच्छी हो जाएगी तो इससे बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी और शक्तिशाली बन जाएगा। वह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रूम में गया और जनरेटर को बिजली सप्लाई से जोड़ दिया। वर्कमेज चालू करने के बाद अपनी जांच पूरी करके तेजस ने अपना रोबोटिक हाथ पहन लिया। साल्टपीटर को शुद्ध करना ज्यादा कठिन काम नहीं था। उसे बस उन्हें पीसकर पानी में डालकर गर्म करना था। पानी उबलने के बाद वह सावधानी से उसे छानना शुरू कर देता। तेजस ने अनिच्छा से थोड़ा साइकिक एनर्जी वाला पानी डाला और घोल तैयार करना शुरू कर दिया। उसने पहले से तैयार किया हुआ एक लकड़ी का टब निकाला और अपने दाएं हाथ से मिट्टी सफेद रंग वाले साल्टपीटर मिनरल्स को बार बार कुचलने लगा। फिर उसने उन्हें सावधानी से पीसकर बारीक चूर्ण में बदल दिया। तैयार हुआ साल्टपीटर पाउडर वह वर्कमेज तक ले गया और रोबोटिक हाथ की सहायता से धीरे धीरे उसे साइकिक एनर्जी वाले पानी की ओर डालने लगा। 2/3 भर जाने के बाद उसने नली को बंद कर दिया और उसे गर्म करना शुरू किया। आसवन नली का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि उसके नीचे आग की लपटें भड़क रही थीं। तेजस तापमान को नियंत्रित रखे हुए था और उसे स्थिर 80 डिग्री पर बनाए रखा। इसके बाद उसने घुलनशील न होने वाली अशुद्धियों को छानना शुरू किया। बचे हुए घोल को हिलाकर उसने उसे वर्कमेज के बीच में रख दिया। फिर वह धैर्यपूर्वक उसके ठंडा होने का इंतजार करने लगा। जब तापमान गिरकर 20 डिग्री तक पहुंच गया तो उसने एक बार फिर अतिरिक्त पदार्थों को छानना शुरू किया। बीकर में सफेद पाउडर के छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में जमने लगे। अगले ही पल तेजस ने तुरंत सिस्टम को बुलाकर साल्टपीटर पाउडर की जांच करवाई और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। अध्याय 75 साल्टपीटर उत्कृष्ट। विवरण। शुरुआती लेवल के कारीगर तेजस द्वारा शुद्ध किया गया उच्च शुद्धता वाला साल्टपीटर। इसका उपयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। माचिस, आतिशबाजी, बारूद, कांच, खाद्य संरक्षक आदि बनाने में। किसी अज्ञात कारण से इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट स्तर तक उन्नत हो गई है। विशेष क्षमताएं नाइट्रिक एसिड बनाने में उपयोग होने पर सांद्रता 95%, बारूद बनाने में उपयोग होने पर ऊर्जा +50%, विस्फोटक बनाने में उपयोग होने पर ऊर्जा +50%। टिप्पणी। बहुउपयोगी, बेहद प्रभावी और असंख्य कामों में उपयोगी। इसे चीट न माना जाए तो क्या माना जाए? न्याय। सिस्टम से उभरा गुणपटल पहली बार स्क्रीन की सीमा से बाहर निकल गया, क्योंकि उसमें साल्टपीटर की विशेष क्षमताओं का अत्यधिक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। इसके 30 से भी अधिक उपयोग थे और यह तो एनर्जी बूस्टिंग के लेवल तक पहुंच चुका था। हालांकि यह वह बात नहीं थी जिसने तेजस को सबसे अधिक चकित किया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि साइकिक एनर्जी वाले पानी के साथ इसे मिलाने पर इतने सारे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। तेजस आश्चर्य से बीकर में पड़े साल्टपीटर के साथ छेड़छाड़ करता रहा। वह अब तक समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं। हालांकि अगर यह सचमुच उतना ही अद्भुत है जितना सिस्टम बता रहा है, तो लगता है मेरी तकनीकी प्रगति बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। चमकती और जलती हुई आंखों से साल्टपीटर के पाउडर को घूरते हुए तेजस के विचार अब शेल्टर नंबर 2 में मौजूद मोटर से चलने वाला
ओनेल वेल की ओर चले गए। शुरुआत में उसकी योजना थी कि शुद्ध किए गए साल्टपीटर और सल्फर को कोयले के साथ मिलाकर प्रसिद्ध बारूद तैयार करे, जिससे वह आग्नेयास्त्रों के युग की ओर एक कदम बढ़ सके। लेकिन अब अचानक उसके मन में एक नया शब्द उभरा, पिक्रिक एसिड। प्रसिद्ध डायनामाइट टीएनपी को पिक्रिक एसिड विस्फोटक भी कहा जाता था। यह ट्राइनाइट्रोफिनॉल से बना होता था और अक्सर लोग इसे नोबेल के सुरक्षित विस्फोटक यानी टीएनटी के साथ कंफ्यूज्ड कर बैठते थे। 1771 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट पीटर वोल्फ ने एक रंग बनाने का सूत्र तैयार किया। उन्होंने सघन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फिनॉल, जो संभवतः कोलतार या नील से निकाला गया कच्चा फिनॉल था, क्योंकि उस युग के लोग फिनॉल के बारे में नहीं जानते थे, को मिलाने की प्रक्रिया अपनाई और सफलतापूर्वक एक पीला क्रिस्टलीय पाउडर बनाया जिसमें तीखी कड़वाहट की हल्की गंध थी। इसी कारण इसका नाम पिक्रिक एसिड पड़ा। उस समय लोग पिक्रिक एसिड का उपयोग केवल कपड़ों को रंगने और पेंट या कोटिंग सामग्री बनाने में करते थे। उस दौर के रंग इंडस्ट्री में ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पीला रंग कहा जाता था। लगभग 100 वर्षों तक लोग कपड़े रंगने के लिए पिक्रिक एसिड का उपयोग करते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इसमें विस्फोटक गुण भी हो सकते हैं। 1871 में पेरिस की एक रंग की दुकान के कर्मचारी के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। पीले रंग से भरा एक दबा हुआ डिब्बा जंग खा चुका था और चाहे जितनी कोशिश कर लें वह खुल नहीं रहा था। आखिरकार कर्मचारियों ने सबसे सरल लेकिन बेहद खुरदरा तरीका अपनाने का फैसला किया, उसे तोड़ देना। उन्होंने 80 फ्रैंक देकर एक लोहार को बुलाया जिसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा था। उसने पूरी ताकत से हथौड़ा नीचे दे मारा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि डिब्बा जोरदार धमाके के साथ फट पड़ेगा। पूरा रंग कारखाना लगभग खंडहर में बदल गया और केवल रंगों से सने कुछ जीवित लोग जमीन पर कराहते रह गए। कई पक्षों द्वारा जांच पड़ताल के बाद यह विचार खारिज कर दिया गया कि डिब्बे में कोई अज्ञात विस्फोटक छिपा था। आखिरकार सबका ध्यान डिब्बे में मौजूद पिक्रिक एसिड पर गया। तब लोगों को एहसास हुआ पीले रंग ने हथौड़े की चोट से विस्फोट कर दिया था। इस घटना ने पूरे समाज में भारी हलचल मचा दी। हर कोई पीले रंग से डरने लगा। हालांकि फ्रांस की सेना इससे प्रेरित हो गई। यह मानो स्वर्ग द्वारा उन्हें प्रदान किया गया सर्वोत्तम सैन्य हथियार था। पीले रंग की सुरक्षा और स्थिरता वर्षों के उपयोग से सिद्ध हो चुकी थी और इसे बड़े पैमाने पर निर्मित भी किया जा सकता था। इसके बाद फ्रेंच रसायनज्ञ यूजीन टर्पिन ने पिक्रिक एसिड को कारतूसों और तोप के गोलों में भरने की विधि पर शोध और विकास शुरू किया। उन्होंने इसे मेलेनाइट नाम दिया। यह नाम बहुत लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो 1897 मॉडल की 75 मिलीमीटर फील्ड आर्टिलरी का उल्लेख करना पड़ेगा। वही इतालवी फील्ड गन जिसका जिक्र ली यूनालोंग ने किया था। अब तेजस के पास पिक्रिक एसिड तैयार करने के लिए आवश्यक साल्टपीटर मौजूद था। साथ ही सल्फर और साल्टपीटर की संयुक्त प्रतिक्रिया से बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड भी तैयार किया जा सकता था। अब बस थोड़ा सा पेट्रोलियम लेकर उससे टोल्यून निकालना बाकी था। अगर यह संभव हो गया तो मुझे लगता है कि मेरी टेक्नोलॉजी ब्रांच में बम तुरंत बारूद और नाइट्रोसेल्यूलोज से आगे निकल जाएंगे और हम सीधे टीएनटी के युग में प्रवेश कर जाएंगे। तेजस को अचानक अपने पिता की बातें याद आ गईं, जो यहाँ आने से पहले अक्सर विस्फोटक बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा किया करते थे। यह सोचकर वह उत्साहित हो उठा। चाहे जैसे देखा जाए, बारूद केवल विस्फोटकों को चलाने और बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंट था। उसमें केवल 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती थीं, विस्फोट और दहन। लेकिन पिक्रिक एसिड अलग था। उसमें ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती थी कि यदि उसे किसी आघात तरंग से प्रज्वलित किया जाए तो पहले विस्फोट उसके आरंभिक बिंदु पर होता, फिर अत्यधिक गर्म और उच्च दाब वाली तीव्र वायु धाराएं उत्पन्न होतीं जो आगे चलकर विस्फोटक के भीतर नई आघात तरंग पैदा करतीं। यह उच्च दाब वाली आघात तरंग आसपास की विस्फोटक परतों के साथ प्रतिक्रिया करती और भारी मात्रा में गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न करके विस्फोट, डेटोनेशन और आघात तरंग के पूरे चक्र को पूरा करती। अगर वह पर्याप्त मात्रा में पिक्रिक एसिड जमा कर लेता तो वह इतने विस्फोटक बना सकता था कि उन्हें सीधे कोबोल्ड किले में फेंक दे। एक ही आघात विस्फोट काफी होता और उन कोबोल्ड्स को समझ आ जाता कि आसमान से बरसने वाला न्याय किसे कहते हैं।
कल मैं उस मोटर से चलने वाले ओनेल वेल की मरम्मत करने की कोशिश करूंगा। तेजस बार बार अपनी वर्कमेज से उठता और फिर बैठ जाता। उसके दिल में उठ रही उत्तेजना शांत ही नहीं हो रही थी। उसने निकाले गए साल्टपीटर के 500 ग्राम पाउडर को एक लकड़ी के डिब्बे में भरा और मेहमानों वाले कमरे में रख दिया। फिर वापस वर्कमेज पर लौट आया। मुझे टीएनटी निकालने का फॉर्मूला पता है और हाई स्कूल में मैंने नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाना भी सीखा था। वह हिस्सा मेरे लिए समस्या नहीं होगा। असली कठिनाई पेट्रोलियम से टोल्यून निकालने और पिक्रिक एसिड तैयार करने के लिए मिश्रित प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया में है। सालों पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपने बनाए विस्फोटकों के कारण हुए धमाके में अपने छोटे भाई को खो दिया था। भले ही पिक्रिक एसिड नाइट्रोग्लिसरीन जितना कठिन न हो, फिर भी यह ऊंचे तापमान, घर्षण या झटके से फट सकता है, और अगर यह लोहे के संपर्क में आए तो यह पिक्रेट सॉल्ट में बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मरकरी फुलमिनेट मरकरी सॉल्ट में बदलता है, जो खतरनाक विस्फोट का कारण बन सकता है। शायद मैं पिक्रिक एसिड के फार्मूले की जानकारी के बदले कोई सौदा कर सकता हूं और सिस्टम अपग्रेड के जरिए इसे बनाने का कोई बेहतर और सुरक्षित तरीका हासिल कर लूं। यह निर्णय लेने के बाद तेजस ने और देर नहीं की। उसने गेम पैनल खोला और जिस व्यक्ति से संपर्क करना था उसका नाम खोजने लगा। दोस्तों की सूची में नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार उसकी नजर चमकती हुई उस लाइन पर जाकर रुकी जिस पर अनन्या का नाम लिखा था। उसने मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित किया और प्राइवेट मैसेज चैनल चालू कर दिया। तेजस ने लिखा, हेलो अनन्या, क्या आपके पास बात करने का समय है? मैं एक सौदा करना चाहता हूं। मैसेज भेजने के बाद तेजस अपनी वर्क मेज पर बैठा चुपचाप इंतजार करने लगा। जैसा उसने उम्मीद की थी, 5 सेकंड से भी कम समय में अनन्या की वीडियो स्क्रीन उभर आई। उसने वीडियो कनेक्ट किया। स्क्रीन एक पल के लिए भनभनाई, फिर अनन्या का आकर्षक लेकिन थोड़ा थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। वाह मिस्टर तेजस, आपका शेल्टर तो बहुत तेजी से विकसित हो गया है। यह बिल्कुल भी उजाड़ दुनिया का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि मेरे पुराने ईंटों वाले घर जैसा दिखाई देता है। तेज रोशनी, साफ सुथरा डिवीजन। स्क्रीन के पीछे बिग स्पार्क, लिटिल स्पार्क और ओरियो फर्श पर खेलते दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपनी स्थिति की ओर देखा। वहां एक जर्जर लकड़ी का घर दिखाई दे रहा था जिसमें उसने खुद बनाया हुआ धुआं छोड़ने वाला मशाल जला रखा था। खिड़की के बाहर घुप्प अंधेरा था। कभी कभी तेज हवा का झोंका आता, काला धुआं कमरे में भर जाता और उसे हल्की खांसी आने लगती। अरे, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी रही कि मैं इतना कर पाया। आप लोगों की तुलना में यह कुछ भी नहीं। तेजस ने हाथ हिलाकर औपचारिक बातें जल्दी खत्म कर दीं और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। आप टीएनटी के बारे में जानती हैं, सही? यानी पिक्रिक एसिड। मेरा मानना है कि आपके लोगों में से किसी को इसका फॉर्मूला और निर्माण प्रक्रिया पता होगी, है ना? हाँ, किसी को पता है। वह कोई समस्या नहीं है। अगर पर्याप्त कच्चा माल हो तो हम इसे बना सकते हैं। क्या आपके आसपास कोई कच्चा माल मौजूद है? अनन्या ने ज्यादा सोचे बिना जानकारी दे दी। आखिरकार यह कोई अत्यधिक कठिन चीज नहीं थी। अगर टीएनटी की तुलना आरडीएक्स या थर्मोबैरिक विस्फोटकों से की जाए तो कच्चा माल उपलब्ध होने पर टीएनटी बनाना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन समस्या यही थी कि हर किसी के पास वही कच्चा माल नहीं था। पुराने समय में चाइना भी पेट्रोलियम निकालने की कठिनाई के कारण इसे आसानी से विकसित नहीं कर पाया था। पेट्रोलियम जैसी सामग्री हर जगह उपलब्ध नहीं होती। एक सर्वोच्च रणनीतिक संसाधन होने के कारण अनन्या के शेल्टर के आसपास तो इसका कोई संकेत भी नहीं मिला था। खैर, कच्चे माल की बात करें तो मुझे कुछ चीजें खजाने के संदूक से मिली थीं। मेरे पास थोड़ा जमा हो गया है, इसलिए मैं आत्मरक्षा के लिए कुछ विस्फोटक बनाना चाहता हूं। तेजस ने बिल्कुल सामान्य चेहरा बनाए रखते हुए खुला झूठ बोल दिया। विस्तार से समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। वे सिर्फ सौदा कर रहे थे, इसलिए चीजों को सरल रखना बेहतर था। दूसरी ओर स्क्रीन पर अनन्या ने सिर हिलाया। इसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे? फिर से साइकिक एनर्जी वाला पानी? नहीं, इस बार मैं जानकारी के बदले सौदा करूंगा। एलियन जीवों के बारे में जानकारी। तेजस ने हाथ हिलाते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, इस बारे में मुझे डर है कि मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। मुझे ऊपर से निर्देशों का इंतजार करना होगा। अनन्या थोड़ी मुश्किल में दिखाई दी। जब तेजस ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं तो उसने कॉल काट दी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक और कॉल जुड़ गई।
इस बार तेजस के सामने दो सख्त चेहरे वाले मध्यम आयु के पुरुष बैठे थे और उनके पीछे 4 स्टेनोग्राफर चिंतित भाव से स्क्रीन की ओर देख रहे थे। कैसे हैं तेजस? आपके प्रस्तावित सौदे को हमने मंजूरी दे दी है। कृपया एलियन जीवों के बारे में जानकारी साझा करें, चाहे हमें यह जानकारी पहले से पता हो या नहीं। इसके बाद हम आपको पूरा फॉर्मूला और निर्माण प्रक्रिया उपलब्ध करा देंगे। तेजस ने सिर हिलाया। उसे सामने बैठे लोगों के सौदे से मुकर जाने की कोई चिंता नहीं थी। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कोबोल्ड योद्धा, कोबोल्ड जादूगर और उस सफेद चोगा पहने कोबोल्ड के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया, जिसके बारे में उसे खुद भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि लड़ाई से जुड़ी कुछ बातें उसने छिपा लीं। उसने केवल यह बताया कि कोबोल्ड जादूगर किस तरह जादू करता था, कोबोल्ड योद्धाओं की लड़ाकू क्षमता कैसी थी और जब वे आए थे तब उनके पास किस प्रकार का सामान था इत्यादि। चारों स्टेनोग्राफर तेजी से सब कुछ लिखते जा रहे थे। स्क्रीन के जरिए तेजस साफ देख सकता था कि जैसे जैसे वह अधिक जानकारी देता जा रहा था, उनके चेहरों पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि बाईं ओर बैठे सख्त चेहरे वाले मध्यम आयु के व्यक्ति ने भी बातचीत के दौरान कई बार उससे अतिरिक्त विवरण पूछे। ठीक है तेजस, मानवता के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। आपकी दी हुई जानकारी बहुत उपयोगी साबित हुई है। यह जानकारी अंततः हुआशिया शेल्टर द्वारा साझा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद वे लोग जल्दी से उठकर चले गए और स्क्रीन पर फिर से अनन्या लौट आई। जब तक दूसरी ओर वाले लोग पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला और निर्माण प्रक्रिया तैयार कर रहे थे, तब तक दोनों हल्की फुल्की बातचीत करने लगे। वैसे अनन्या, दाईं ओर बैठे वह व्यक्ति कौन थे? उस आदमी में कुछ अजीब था। कुछ सामान्य बातचीत के बाद तेजस ने अचानक विषय बदल दिया। यह बात अब भी से उसके मन में घूम रही थी। बाईं ओर वाला व्यक्ति कामकाज में बेहद तेज था और बिल्कुल सीधे बैठा हुआ था, लेकिन दाईं ओर वाला पहले तो ठीक बैठा रहा, फिर कुछ ही मिनटों बाद आराम से ढीला होकर अपनी सीट पर फैल गया। मुझे सबसे ज्यादा अजीब यह लगा कि जब मैं कोबोल्ड्स के बारे में जानकारी दे रहा था तो उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां बता रही थीं कि उसे इस मामले के बारे में पहले से काफी कुछ पता था। ओह, क्या आप प्रेसिडेंट यिंग की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट यिंग सिविल सेल्फ रेस्क्यू एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा है। जब वे पहली बार यहां आए थे तब उनके 20 से अधिक लोग एक साथ रखे गए थे। हमारे टुंड्रा शेल्टर के मुख्य निर्माता वही लोग हैं। अनन्या ने बेफिक्री से हंसते हुए सारी जानकारी बता दी। टुंड्रा? हाँ, यही हमारे शेल्टर का नाम है। बेशक अगली बार अगर हम डिजास्टर रेजिस्टेंस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर से हुआशिया नाम का उपयोग करेंगे। यह विशेष नाम केवल नंबर 1 शेल्टर्स को ही इस्तेमाल करने की अनुमति है। बाकी समय हम खुद को टुंड्रा कहते हैं। ओह, ऐसा है। मनचाही जानकारी मिलते ही तेजस ने तुरंत विषय बदल दिया और दोनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करने लगे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अनन्या की ओर से सौदे का अनुरोध सामने आ गया। सौदे के हिस्से के रूप में मिले TNT विस्फोटकों के पूरे रिकॉर्ड और फ्लोचार्ट को देखकर तेजस मुस्कुरा उठा। एक तेज रोशनी चमकी और शब्दों से भरे 2 कागज उसकी वर्क मेज पर प्रकट हो गए। ली युन लॉन्ग 1930 के दशक में चीनी लोगों का लिबरेशन आर्मी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे।